विंध्याचल की एक गुफा के समीप एक वट वृक्ष की सबसे ऊंची और सूखी डाल पर कालक नामक कौवा रहता था। उसकी कांति कोयले की तरह चमकदार थी और उसके परों की मजबूती हवा के झोंकों को चीरने में सिद्धहस्त थी। किंतु कालक के मन में संतुष्टि का दीपक कभी जला ही नहीं था। उसकी आंखें सदैव नीचे झील के तट पर टिकी रहती, जहां मयूरों का एक झुंड निवास करता था। प्रातःकाल की प्रथम किरण जैसे ही झील के जल को स्वर्णिम करती, मयूर अपने पंख फैलाते। कालक की सांस थम जाती। वह रंगों का ऐसा विस्फोट देखता जिसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। गहरा नील, पन्ने जैसा हरा और वह कांच से झिलमिलाहट जो सूर्य के साथ लुका छिपी खेलती। कालक अपने परों की ओर देखता, जहां रात्रि का एक निष्ठ अंधकार सिमटा था। एक तीव्र कसक उसकी चोट से होती हुई पंजों तक दौड़ जाती। उसे लगता विधाता ने उसे बनाते समय रंगों की स्याही ही समाप्त कर दी थी। एक दिन कालक ने आकाश से गोता लगाया और झील के उस पार गया जहां मयूर नृत्य करते थे। वहां पहुंचकर उसने एक अद्भुत क्रिया देखी। नृत्य के उन्माद में मयूरों के कई लंबे रंग बिरंगे पंख टूटकर घास पर बिखर गए थे। कालक की आंखों में एक विचित्र चमक उभरी। उसने इधर उधर देखा और फिर तीव्रता से एक सबसे सुंदर नीली आंखों वाला पर उठाकर अपनी पीठ के पंखों में खोस लिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते कालक अब काला नहीं रहा। वह एक विचित्र प्राणी बन गया, एक कौवे का कंकाल जिस पर मोर का वैभव लदा हुआ था। उसने अपने जल प्रतिबिंब में स्वयं को देखा। पहली बार उसकी गर्दन तन गई और पूंछ उड़ गई। उसे लगा जैसे वन की हर चिड़िया उसे विस्मय से निहार रही होगी। वह उड़ा और सीधा वट वृक्ष पर अपने साथियों के पास पहुंचा। उसे पूर्ण विश्वास था कि कौवों का झुंड उसे अपना राजा मान लेगा। किंतु जो हुआ वह कालक की समझ से परे था। जैसे ही उसने उस डाल पर पैर रखा, अन्य कौवे अकस्मात फट-फट की कर्कश ध्वनि के साथ आकाश की ओर उड़ गए। एक ने पीछे मुड़कर चोट से वार भी किया, मानो कह रहा हो, तू अपना है ही नहीं। कालक स्तब्ध रह गया। उसके अपनों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह डाल पर अकेला भारी भरकम परों के बोझ से दबा बैठा रहा। भूख लगने पर वह भोजन की खोज में निकला। उसने देखा कि एक किसान खेत में रोटी रखकर पेड़ के नीचे सो गया है। कालक झपट्टा मारकर नीचे आया, किंतु मोर के लंबे पर हवा के प्रतिरोध में फंस गए और उसकी गति धीमी कर दी। इतने में किसान की आंख खुल गई। उसने एक विचित्र दो रंगे जीव को रोटी पर मंडराते देखा। उसने झुंझलाकर पत्थर फेंका। कालक बुरी तरह बचता हुआ उड़ा। उसकी चोंच खाली रही। मोर के पंख शिकार को दबोचने की तीव्रता में बाधक बन रहे थे। निराश और क्षुधातुर वह वापस झील के तट पर उसी स्थान पर पहुंचा जहां से उसने वे पंख उठाए थे। वहां मयूरों का दल विद्यमान था। कालक ने सोचा, शायद ये उसे अपना सगा समझेंगे। वह फूली हुई छाती के साथ मयूरों के बीच उतरा और अपनी पूंछ को फैलाने का प्रयास किया। किंतु मोर की पूंछ की मांसपेशियां और कौवे की रीढ़ की हड्डी भिन्न होती हैं। वह पूंछ ऊपर नहीं उठी, बल्कि बेढंगे ढंग से घिसटती रही। यह दृश्य देखकर मयूरों ने तीखी फुफकारती आवाज निकाली। उनके नेत्रों में क्रोध नहीं, अपितु उपहास और भय था। एक विशालकाय मोर ने आगे बढ़कर अपने पंखों से ऐसा प्रहार किया मानो तलवार चलाई हो। वह कालक को उस ढोंगी पक्षी के रूप में देख रहे थे जिसने उनके गौरव को चुरा लिया है। उन्होंने उसे एक स्वर में घेरकर झील के कीचड़ की ओर खदेड़ दिया। वही कीचड़ में पड़े पड़े कालक ने अपने जीवन का सबसे लंबा और पीड़ादायक दिन काटा। उसके उधार लिए हुए पंख गंदे जल और मिट्टी से लथपथ होकर
भारी हो गए थे। भूख से उसकी आंतें मरोड़ खा रही थीं और शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने वट वृक्ष की वह सूखी डाल घूम रही थी, जहां बैठकर वह सदा तृप्त होकर दुनिया को निहारता था। तभी आकाश में एक बाज ने फेरा लगाया। उसकी तीव्र दृष्टि ने नीचे कीचड़ में एक अनोखे रंग बिरंगे प्राणी को पहचाना। वह बाढ़ की भांति नीचे की ओर टूटा। कालक ने सिर उठाकर देखा, मृत्यु उसकी ओर लपक रही थी। उसके पास एक ही क्षण था। उसके मस्तिष्क के तार टूटे और जुड़े। उसने एक जोरदार झटका दिया। कीचड़ से चिपके हुए मोर के सभी पंख एक साथ टूटकर दलदल में धंस गए। उसका शरीर फिर से हल्का और काला हो गया। एक सच्चा कौवा हल्का होते ही वह बिजली की गति से सरक गया। बाज की चोंच खाली गई। कालक सीधा सूर्य की ओर उड़ा और फिर चक्कर काटकर सघन पत्तियों में छिप गया। उसकी सांसें फूली हुई थीं, किंतु एक अनोखी शक्ति उसकी रगों में दौड़ रही थी। अब उसकी उड़ान में वो फुर्ती लौट आई थी जो कल तक खो गई थी। वो धीरे धीरे वट वृक्ष की उसी डाल पर लौटा। सूर्य अब डूब रहा था और पश्चिम दिशा में वैसे ही नारंगी रंग घुल रहा था जैसे कभी मोर के परों में होता था। कालक ने अपने परों को संवारा। वे काले थे, स्याह थे, रात के घने जंगल जैसे थे, किंतु इस बार उसे उनमें एक अपूर्व गहराई दिखी। उसने अपनी परछाई को जमीन पर देखा। अब वो सिर्फ काला नहीं था। सूर्य की अंतिम किरणों में उसके पंखों से हल्की नीली और बैंगनी आभा फूट रही थी, जो पहले कभी ध्यान में नहीं आई थी। थोड़ी ही देर में अन्य कौवे वहां लौट आए। उन्होंने कालक को उसी डाल पर बैठे देखा, बिना किसी सजावट के, केवल अपनी चोंच और अपनी आंखों के साथ। एक कौवा उसके निकट आकर बैठ गया, फिर दूसरा। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, केवल परों की फड़फड़ाहट और चोंचों की खटखट गूंजी, मानो कह रहे हों, आ गया वापस। उस रात कालक को ऐसी गहरी नींद आई जैसी महीनों में नहीं आई थी। उसकी निद्रा में न तो मयूरों के रंगों के स्वप्न थे और न ही बाज के पंजों का भय। केवल एक घना, गहरा और शांत अंधकार था, ठीक वैसा ही जैसा उसका अपना सच्चा रंग था। दूसरे दिन भोर हुई। कालक डाल से कूदा और खुली हवा में उड़ान भरी। उसकी गति तीव्र थी, उसकी दिशा निश्चित थी। वो सीधे उसी किसान के खेत की ओर गया। वहां एक चूहा बिल के बाहर धूप सेक रहा था। कालक ने बिना किसी अतिरिक्त भार के, बिना किसी आवाज के झपट्टा मारा। चूहा उसकी मजबूत चोंच में जकड़ा हुआ था। जब वो भोजन लेकर वट वृक्ष पर लौटा तो उसने झील की ओर देखा। मयूर वहीं नाच रहे थे, किंतु कालक की दृष्टि में अब न तो ईर्ष्या का कांटा था और न ही हीनता की पीड़ा। उसने पंख झाड़े, जोर से कांव कांव की और आकाश के विस्तृत नीले गुंबद की ओर उड़ चला। आज उसकी कांव कांव में कोई कर्कशता नहीं थी, केवल स्वयं के प्रति एक गहरी और स्थिर स्वीकारोक्ति थी, ना ही हीनता की पीड़ा। ये कहानी उस पक्षी की नहीं है जिसने मोर पंख लगाए। ये उस पक्षी की है जिसने उन्हें उतार फेंका। सच्ची यात्रा भेष बदलने में नहीं, अपने पंखों की असली ताकत पहचानने में छिपी होती है। कौवा तब तक भटकता रहा जब तक वो कोई और बनना चाहता था। वो उसी क्षण स्थिर और सफल हो गया जब उसने स्वयं को वापस पा लिया। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।